नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल भाई की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे देश के बेरोजगार युवक दे रहे हैं मोदी सरकार को जोरदार संकेत। भाजपा के द्वारा टी शर्ट पर उठाए गए सवाल का भी दिया गया है करारा जवाब। बताएंगे क्या है अपडेट इसी के साथ में। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों के बीच में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि दिव्यांग जन भी अपने नेता से मुलाकात करने के लिए और भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई बेरोजगारी का विरोध करने के लिए जगह जगह से आ रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान सामने आया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। बताएंगे किस तरीके से बौखलाहट वाला बयान जारी किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस के नेता बोले, कहा निक्कर वाले टी शर्ट ही तो देखेंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के गुजरात बंद को मिला जोरदार समर्थन दोस्तों। और साथ ही साथ ओबीसी बाइकॉट, अमित शाह सोशल मीडिया पर होने लगा वायरल। आखिर ये ट्रेंड क्यों कराया जा रहा है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा को पुरानी बात याद दिलाकर कांग्रेस पार्टी ने जमकर लिए हैं मजे। इसी के साथ में दोस्तों, विदेशी जर्सी पहनकर देश जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। अमित शाह के बयान पर भी जोरदार फटकार लगाई गई है। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या नीतीश कुमार और अखिलेश यादव का होने वाला है गठबंधन, जगह जगह लगने लगे बैनर पोस्टर। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चाइना के साथ हुए समझौते पर बीजेपी के ही पूर्व नेता ने सवाल खड़े कर दिए हैं। देश की जनता के आंख में धूल झोंकने का लगाया है आरोप दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री के बाद उनके भाई को भी टारगेट किया जा रहा है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन कन्याकुमारी के मूल गुमुज से सुबह 7 बजे तिरंगा झंडा फहराए जाने के बाद यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा में न सिर्फ लोग जुड़ रहे हैं बल्कि एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के सामाजिक कार्यकर्ता इस पद यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। कोई महंगाई को लेकर आवाज उठा रहा है तो कोई बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आकर समर्थन दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी के टी शर्ट पर बेफिजूल सवाल खड़ा करने पर भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी ने संदेश दिया है दोस्तों। उन्होंने एक तस्वीर जारी की है जिसके अंदर उनके साथ में युवा मौजूद है। सभी युवाओं ने टी शर्ट पहन रखी है दोस्तों। टी शर्ट पर साफ तौर पर लिखा है कि आई एम वॉकिंग फॉर जॉब, यानी नौकरी के लिए पद यात्रा कर रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों तस्वीर जारी किया गया है, जिसके बाद कई सारे लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी को टैग करके पूछ रहे हैं कि आप सवाल नहीं पूछोगे कि आखिर इस टी शर्ट पर क्या मैसेज लिखा हुआ है दोस्तों। इससे पहले बीजेपी के लोग राहुल गांधी के ब्रांड वाली टी शर्ट को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी अगले दिन भी उसी तरीके की टी शर्ट पहनकर आए हैं। तो कुल मिलाकर भाजपाइयों को ये जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि सामाजिक तौर पर भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि दिव्यांग जन भी दूर दूर से इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ऐसे ही एक दिव्यांग जन का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों। एक और बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी भारत जोड़ो यात्रा से काफी ज्यादा दुख हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना करनी शुरू कर दी है। यानी जो सवाल राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं उसका जवाब देने की जगह राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी के नेता राहुल गांधी से एक सवाल पूछते हुए कहा कि भारत की एकता को किसने नुकसान पहुंचाया कि विपक्षी दल को इस तरह से अभियान शुरू करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार पर परोक्ष रूप से संदर्भ देते हुए ईरानी ने कथित तौर पर कहा कि भारत विरोधी नारे लगाने वाले लोग भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, उन्होंने नाम नहीं लिया कन्हैया कुमार का, क्योंकि पता है कि अगर नाम लेंगे तो कन्हैया कुमार किस तरीके से पलटवार करेंगे। और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी के सवालों पर जवाब देने की जगह राहुल गांधी के यात्रा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यात्रा क्यों हो रहा है। यात्रा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। और इसके पीछे कौन लोग हैं आप जानते हैं दोस्तों, लेकिन मंत्री जी इस पर जवाब नहीं दे रहे। और बेरोजगारी और महंगाई पूरे देश में क्यों फैल रही है इसका जवाब तो देना वैसे भी बीजेपी की नीति नहीं दिखाई देता है, केवल आलोचना की जा रही है। और एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों, तो राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान चौथे दिन मनरेगा के मजदूरों से भी मुलाकात की है और जमीन पर बैठकर उनकी बातों को जाना है। एक और बड़ी खबर यह है कि गोदी मीडिया के अंदर भी राहुल गांधी के 41,000 का टी शर्ट बताकर निशाना साधा जा रहा है दोस्तों। और इसको लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। इस पर कांग्रेस पार्टी की नेता रागिनी नायक की तरफ से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले मन वाले सफेद झूठ भूल गए। मोदी जी का 10 लाख का सूट तलवे छोड़ अब चाट रहे हैं बूट। यानी राहुल गांधी के टी शर्ट को 41,000 का बताकर राहुल गांधी पर निशाना साधने पर गोदी मीडिया पर यह तंज कांग्रेस पार्टी के नेता ने किया है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से भाजपाइयों को बड़ा दुख हुआ है और निक्कर पहनने वालों को तो टी शर्ट ही दिखाई देगा। इस तरीके से दोस्तों निशाना साधा गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर कन्हैया कुमार ने भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि आप सांप्रदायिक कीचड़ के चैंपियन हैं, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए हम उसमें नहीं उतरेंगे। कन्हैया कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी और चर्च के पोप के बीच में हुई मुलाकात को लेकर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर तंज कसा था दोस्तों, जिस पर कन्हैया कुमार ने यह जवाब दिया है। और एक और बड़ी खबर यह है कि महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस पार्टी का गुजरात बंद सफल रहा। नेता बोले, कहा भाजपा राज में भ्रष्टाचार ने आसमान छुआ है। देश की सबसे पुरानी पार्टी एक बार फिर से एग्रेसिव दिखाई दे रही है और गुजरात के चुनाव को लेकर पार्टी ने
गुजरात बंद का ऐलान किया था दोस्तों। कपड़ा व्यापारी से लेकर दुकानदारों, छोटे विक्रेताओं के साथ साथ कई और लोगों ने अपना बाजार बंद रख के कांग्रेस पार्टी के द्वारा बुलाए गए गुजरात बंद का समर्थन किया है। राज्य के अंदर इस तरीके से समर्थन मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता काफी ज्यादा उत्साहित है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय ओबीसी मोर्चा सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजस्थान दौरे पर गए थे। अमित शाह ने जोधपुर में ओबीसी भाजपा मोर्चा सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें कि शुक्रवार को जैसलमेर पहुंचे और शनिवार को मारवाड़ के अंदर उन्होंने कदम रखा और इस दौरान सोशल मीडिया पर जैसे ही अमित शाह राजस्थान पहुंचे, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा कि हैशटैग ओबीसी बॉयकॉट अमित शाह ट्रेंड करने लगा। राजस्थान की ओबीसी जाति भारतीय जनता पार्टी से काफी नाराज है। केंद्र सरकार ने 2018 के संविधान में संशोधन करके ओबीसी जातियों की सूची बनाने का हक राज्य सरकार को देने की राह प्रशस्त कर दी गई है, जिसके कारण ओबीसी समुदाय के लोगों का मानना है कि उनके ओबीसी कोटे में अन्य जातियों के लोगों को जोड़ा जाएगा और इसके कारण उनको नुकसान हो सकता है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि मारवाड़ में पूर्व मंत्री हरीश चौधरी पिछले लंबे समय से ओबीसी आरक्षण के विसंगतियों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे हैं और 21% आरक्षण का लाभ पूर्व सैनिकों को हॉरिजॉन्टल आरक्षण की वजह से नहीं मिल पा रहा है। ये कई सारे सवाल है जिसको लेकर ओबीसी बॉयकॉट अमित शाह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है। साथ ही साथ हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो सवाल खड़े किए थे उस पर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया और 2010 का हिमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए निशाना साधा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने साल 2010 में हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य के और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की गई थी, उसी पर ये निशाना साधा गया है दोस्तों और पुराना ट्वीट याद कराया गया है। अभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो मोदी का जाप जप रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी जमकर राहुल गांधी की तारीफ किया करते थे, यानी एक तरीके की चापलूसी किया करते थे और अब राहुल गांधी पर ही निशाना साध रहे हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो विदेशी जर्सी पहनकर देश जोड़ने की बात राहुल गांधी करते हैं, इस तरीके का आरोप अमित शाह ने राजस्थान में लगाया है। दोस्तों राजस्थान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपने सरकार के किसी भी उपलब्धि को गिनवाने की जगह अमित शाह ने भारत जोड़ो यात्रा को डिमीन करने के लिए राहुल गांधी पर फिर से पर्सनल अटैक करते हुए उनके कपड़े, उनके टी शर्ट पर ही सवाल खड़ा किया है। दोस्तों और एक और बड़ी अपडेट की माने तो सीएम नीतीश कुमार ने नौकरी प्रक्रिया में तेजी लाने का जो वादा किया था वो बिल्कुल ठीक और बिल्कुल सही गति से चल रहा है। ये बयान देते हुए तेजस्वी यादव ने जमकर तारीफ की है नीतीश कुमार की और कहा राज्य की जनता से हमने जो वादा किया है वो डिलीवर करेंगे। 1 महीने का समय मांगा गया था, उसे जल्द ही पूरा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर की माने दोस्तों तो प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी के तस्वीर पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, लेकिन मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी मिली। भटकाओ जनता पार्टी चाहती है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात न हो। भारत जोड़ो यात्रा रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को एकजुट करके आवाज बुलंद करने जा रहा है और उन्होंने राहुल गांधी की वही तस्वीर साझा की है दोस्तों, जिसमें युवाओं ने टी शर्ट पहन रखी है कि आई एम वॉकिंग फॉर जॉब। एक और बड़ी खबर की माने तो यूपी की राजनीति में क्या बड़ा खेल होने वाला है दोस्तों, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया एक बैनर जिसमें लिखा गया कि यूपी और बिहार जोड़कर गई मोदी सरकार। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक बैनर पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ में तस्वीर है और लिखा गया है कि यूपी प्लस बिहार इक्वल गई मोदी सरकार, यानी अगर ये 2 राज्य ठान ले तो बीजेपी मोदी सरकार 2024 में वापस नहीं लौटेगी। सपा दफ्तर की दीवार पर लगे इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने लगवाया है। कुछ ही दिन पहले बिहार में सत्ता बदलने के बाद नीतीश कुमार को लेकर पटना में काफी चर्चित बैनर पोस्टर लगाए गए थे दोस्तों और इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं दूर तक इसका इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा और एक तरीके से आप इसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार को साथ में लेकर आए और राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव करे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी का गठबंधन हो जाए और एक समीकरण स्टेब्लिश हो जाए तो कहीं न कहीं यादव वोटों के साथ अदर्स ओबीसी वोट भी गठबंधन को मिल सकते हैं जो नीतीश कुमार के नाम पर उनके साथ में आ सकते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के साथ में आ सकते हैं और राज्य के अंदर बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। और आप लोग जानते हैं कि यूपी और बिहार 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का इतना डोमिनेशन है कि वहीं से उसकी सरकार बन जाती है और अगर इन 2 राज्य के अंदर रोक दिया जाएगा दोस्तों तो पूरे समीकरण ही पलट जाएंगे। और एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता कीर्ति आजाद ने एक सोशल मीडिया पर कार्टून शेयर किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनके ऊपर बैठे अडानी को दिखाया गया है। इस पर लिखा गया है कि आपको वर्ल्ड का नंबर 1 अमीर बनाना ही मेरा कर्तव्य है सेठ जी। और जो दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है उसी पर चलता हुआ दिखाया जा रहा है। कीर्ति आजाद की तरफ से ये शेयर किया गया है। वहीं पर झारखंड के सीएम के भाई बसंत सोरेन की अयोग्यता पर भी चुनाव आयोग ने गवर्नर को सिफारिश भेज दी है, यानी पहले हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर लेटर गवर्नर को थमा दिया गया था। अब उनके भाई बसंत सोरेन को भी अयोग्य घोषित करने के लिए चुनाव आयोग ने गवर्नर के पास सिफारिश भेज दी है। ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि क्या गवर्नर कोई जल्दी फैसला लेंगे या फिर यूपीए गठबंधन के और अन्य विधायकों के
के अयोग्यता के बाद फैसला लेंगे, क्योंकि ये बात तो तय है कि हेमंत सोरेन को विधायक पद से हटाने की सिफारिश की गई है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं लिया गया है दोस्तों। और कहीं ना कहीं इसके पीछे वेट एंड वॉच की नीति अपनाई जा रही है। हालांकि यूपीए गठबंधन भी काफी अलर्ट है। देखते हैं एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें आजम खान के बेटे और बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद में सोशल मीडिया पर छिड़ गया वॉर। दरअसल दोस्तों यूपी की राजनीति में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और मायावती के भतीजे आकाश आनंद के बीच में ट्विटर पर जंग देखने को मिली है। दरअसल आकाश ने कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। इस पर पलटवार करते हुए अब्दुल्ला आजम खान ने मायावती की फोटो शेयर की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। इस मामले की शुरुआत अखिलेश यादव के एक बयान से हुई थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती खुद के द्वारा ही बनाई गई जेल में कैद हो गई हैं। इस जेल का जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। इस पर मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए सपा प्रमुख को निशाने पर लिया है, जिसके बाद इस तरीके से एक के बाद एक पोस्ट और उसका जवाब देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया वॉर चल रहा है दोनों नेताओं के बीच में, और दोनों क्योंकि युवा है तो जमकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जिसमें 90 डिग्री पर झुककर प्रधानमंत्री मोदी को प्रणाम करते हैं नीतीश कुमार, अब दे रहे हैं दूसरों को सर्टिफिकेट। प्रशांत किशोर ने बयान देते हुए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियों पर नीतीश कुमार के दावे की पोल खोलते हुए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर सवाल खड़ा किया है। और नीतीश कुमार के उस बयान पर भी जवाब देने की कोशिश की गई है जिसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि प्रशांत किशोर को ABC भी नहीं पता। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर चुनाव होने वाले दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं पार्टी के कई सीनियर नेता अब इस पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के 5 सांसदों ने पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चीफ मधुसूदन मिस्त्री को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में सांसदों ने पार्टी के अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त किया है। ये 5 सांसद दोस्तों जिन्होंने लेटर लिखा है। इन सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए निष्पक्ष चुनाव न होने को लेकर आशंका जताई है। उन्होंने मिस्त्री से अपील की है कि वे वोटिंग में हिस्सा लेने वालों और संभावित उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी कमेटी के डेलीगेशन की लिस्ट उपलब्ध करवाया जाए, ताकि सभी को पता चले कि कौन कौन लोग हैं जो वोट डालेंगे। और एक और बड़ी खबर यह है कि जनगणना टालने का दुष्परिणाम हुआ है दोस्तों। कम से कम 10 करोड़ लोग PDS के दायरे से बाहर हो गए हैं, यानी जिन्हें राशन मिला करता था उनके राशन पर रोक लग गई है, केवल इसलिए क्योंकि जनगणना नहीं हो पाया है। और 2021 में क्योंकि जनगणना होने वाला था दोस्तों, लेकिन कोविड का हवाला देकर 2022 में जनगणना कराने की बात की गई है जो अभी तक शुरू भी नहीं की गई। तो ऐसे में वो लोग जो पहले PDS के दायरे में आया करते थे लेकिन जनगणना नहीं होने के कारण काफी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने खोली केजरीवाल के सरप्लस बजट की पोल, कहा 38,155 करोड़ का कर्ज दिल्ली सरकार पर है। रेवेन्यू डेफिसिट में चल रही है राज्य सरकार। दिल्ली सरकार चाहे कितने बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य के ऊपर कर्जा है और इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल लगातार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। वहीं पर दोस्तों बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के आधार को लेकर सवाल खड़ा करते हुए नोटिस जारी किया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार को सभी रिकॉर्ड दाखिल करने के निर्देश जारी किए हैं जो दोषियों की रिहाई का आधार बनेंगे। अब 3 सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने गुजरात सरकार को दोषियों की रिहाई का आधार बताने के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा है। वहीं पर दोस्तों मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में नमाज पढ़ना राष्ट्र विरोधी नहीं है। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन सामने आया है। आरोप है कि नवंबर 2021 में सुरक्षा बलों के द्वारा हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी मुदासिर जमाल वागे को मारने के बाद एक शख्स ने कुलगांव में ग्रामीणों को जनाजे की नमाज के लिए उकसाया था। इसके बाद 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है जिसमें पराली प्रबंधन को लेकर बात कही गई थी। पंजाब सरकार ने केंद्र को अपने प्रस्ताव में किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 250 प्रति रुपए एकड़ मुआवजा देने की बातें कही थी। दोस्तों इसे लेकर पंजाब सरकार ने पराली प्रबंधन को लेकर नई व्यवस्था की घोषणा की थी। केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब सरकार के प्रस्तावों को खारिज करने पर CM भगवत मान की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पराली न जलाने के बदले में पैसा देने की हमारी पेशकश को ठुकरा दिया है। वहीं पर एक और बड़ी खबर यह है दोस्तों कि बहुत धोखे मिल रहे हैं। अब जीते जी भी समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा। आखिरकार फिर से शिवपाल यादव ने यह बड़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव को लेकर निशाना साधा है। एक और बड़ी खबर यह है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। राज्यपाल फागू चौहान को ही बना दिया गया परीक्षार्थी। आपको बता दें कि बिहार के अंदर नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं। बिहार का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एक बार फिर से अजीबोगरीब कारनामों के कारण सुर्खियों में है। दोस्तों एक बार स्नातक तृतीय खंड सत्र 2019-22 के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया था। आधिकारिक साइट्स पर इसकी जानकारी दी गई थी और इसमें कुछ इस तरीके का विवाद
विवाद खड़ा कर दिया गया है, जो अब कहीं न कहीं शिक्षा विभाग में भी हलचलें मचा देगा। आपको बता दें कि एक एडमिट कार्ड जारी किया गया है जिसमें कुलपति फागू चौहान का फोटो डाल दिया गया है दोस्तों, यानी गवर्नर पेपर देने जाएंगे इस तरीके से एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि किस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है। इस मामले पर कहीं न कहीं फिर से जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर में घुसा तो पुजारी ने दलित बच्चे को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आपको बता दें कि यह मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक जैन मंदिर के अंदर 11 साल के दलित बच्चे के प्रवेश किए जाने के मामले पर मंदिर के पुजारी राकेश जैन पर आरोप है। और वीडियो में देखा भी जा सकता है कि दलित बच्चे को पीटा जा रहा है और वो भी हाथ पैर बांधकर, जिसके बाद दोस्तों कई सारे गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने तो महिला ने कहा कि चौकी इंचार्ज 15 साल की लड़की मांगता है, मैं क्या करूं। मंत्री के सामने ये बात बोली गई दोस्तों, लेकिन योगी सरकार का मंत्री चुपचाप काजू खाते हुए वहां से मुस्कुराते हुए निकल गया। यानी इस तरीके की बदतमीजी देखने को मिल रही है। यह वाकया उत्तर प्रदेश के झांसी से जुड़ा हुआ है, जहां पर शुक्रवार को सिंचाई और जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। इस दौरान एक महिला ने मंत्री जी से गुहार लगाते हुए अपनी तकलीफ बताई और कहा कि चौकी इंचार्ज 15 साल की लड़की मांगता है। मंत्री महोदय काजू बादाम खाते हुए आगे निकल के दोस्तों अनसुना करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है और मंत्री जी की जमकर आलोचना हो रही है। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के इनसेंसिटिव मंत्री हैं ये स्वतंत्र देव सिंह, जिनके सामने इस तरीके की गुहार पर इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो हरियाणा के नूह में एक बार फिर से खनन माफिया का आतंक देखने को मिला। पुलिस और आरटीए की टीम पर हमला किया गया है, यानी खनन माफिया लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। और हरियाणा से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है, जहां पर भाजपा की सरकार है। तकरीबन 7 साल से बीजेपी सत्ता में है दोस्तों, लेकिन आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आरटीए की टीम और पुलिस की टीम पर ही उल्टा हमला कर दिया जा रहा है। एक तरीके से दोस्तों खनन माफिया का जबरदस्त टेरर देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो फारूक अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर में नए वोटर्स को लेकर बयान, बोले किसी भी बाहरी को मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो इसका विरोध जैसे हम अभी कर रहे हैं और पुरजोर तरीके से आगे करेंगे। जम्मू कश्मीर में शनिवार को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के घर पर सर्वदलीय बैठक हुई। इसके बाद अब्दुल्ला ने कहा कि हम नहीं चाहते कि बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के प्रमुख चुनावी अधिकारी के द्वारा आश्वासनों पर कोई विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं कि ठोस कदम उठाए जाना चाहिए। और एक और बड़ी अपडेट दोस्तों ये है कि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक पत्रकार से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें किसी भी पदाधिकारी नेता को बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। जिस तरह से हाल में नितिन गडकरी का पार्टी में जो हाल चल रहा है और इसको लेकर जो बयान उन्होंने दिया है वो ठीक नहीं कहा जा सकता। और इसलिए हम नितिन गडकरी से कहना चाहेंगे कि अगर वो चाहें तो हमारे साथ में आए, हम उनका समर्थन करेंगे, उनके साथ में रहेंगे और उनको बोलने की पूरी आजादी कांग्रेस पार्टी में होगी, उनको दबाया नहीं जाएगा। एक और अपडेट ये है दोस्तों कि भाजपा से अखिलेश यादव की मिली भगत है, मुस्लिम समाज त्रस्त है। सपा प्रमुख के बयान पर मायावती की ओर से भी पलटवार किया गया है, यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा था कि मायावती अपने जेल में बंद है, जिसका जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। और उसके बाद मायावती की ओर से अखिलेश यादव और बीजेपी की मिली भगत बताई गई है। एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर जल्द ही मनीष सिसोदिया प्रचार करते नजर आएंगे। इस तरीके से केजरीवाल ने रणनीति बनाई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर हम मार्च निकालेंगे और एक के बाद एक बीजेपी सरकार की कमियों और खामियों को जनता के बीच में ले जाएंगे और पूरी तरीके से राज्य में परिवर्तन की हुंकार भरेंगे। साथ ही साथ त्रिपुरा के कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे विप्लव देव, जिनको पहले मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया दोस्तों, और उसके बाद त्रिपुरा में अब राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। तो राज्यसभा का टिकट देकर दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही है। और एक और अपडेट ये आ रही है कि अमित शाह के बिहार दौरे से पहले नीतीश कुमार ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। दरअसल दोस्तों बिहार में सत्ता का समीकरण बदले जाने के बाद अमित शाह की पहली बार बिहार में दौरा होने जा रहा है। जाहिर है कि बीजेपी अब बिहार भी बंगाल की तरह देखेगी और वहां पर भी जोर लगाने की कोशिश करेगी। नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर एक बयान जारी किया है दोस्तों। नीतीश कुमार ने लोगों को सचेत रहने के लिए कहा है। आपको बताते चले बिहार की राजनीति अब मुख्यतः बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच का मुकाबला बन चुकी है। और जब भी बीजेपी के नेता दिल्ली से बिहार की ओर दौरा करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले सामने आकर नीतीश कुमार विरोध करते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि जहां हमारी सरकार बनेगी वहां पर अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ऐलान किया है। इसी के साथ में अशोक गहलोत के इलाके में जाकर अमित शाह ने 25,000 बूथ वर्करों को मंत्र दिया है और राज्य में सरकार बनाने को लेकर बड़े बड़े दावे भी उन्होंने किए हैं दोस्तों। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने की तैयारी में थे शिंदे, लेकिन आखिर मौके पर पूरा प्लान फेल हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पूर्व नेता और शिवसेना सुप्रीमो को एक बड़ा झटका देने की तरकीब अपना ली थी, लेकिन मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजानंद कार्तिकार भी शिंदे गुट में शामिल होने वाले थे। हाल ही में सीएम शिंदे कार्तिकार के स्वास्थ्य को जानने के लिए उनसे मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। तत्पश्चात लगभग
लगभग तय हो गया था कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे, किंतु इसके बाद गजानन के बेटे अनमोल कार्तिकर की भी एंट्री होती है तथा उन्होंने अपने पिता को मनाया और उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया है। आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में अनमोल कार्तिकर को अपनी पार्टी का उपनेता बनाया है, जिसके बाद उन्होंने अपने पिता को मनाया है और वापस से शिवसेना के अंदर जो गुटबाजी चल रही है दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। एक और बड़ी खबर की माने तो जीसस ही असली भगवान है। राहुल गांधी के सामने पादरी के बयान को बीजेपी ने शेयर करते हुए कहा कि हिंदुत्व का अपमान किया जा रहा है, भगवानों को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, माँ शक्ति को लेकर पादरी ने जो बातें कही है गलत है। एक तरीके से दोस्तों राहुल गांधी के बयान को काटकर वायरल करके हिंदुत्व का अपमान बताने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी इस मामले पर जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि हिंदुत्व को समझने के लिए भाजपा को इसी तरीके से जन्म लग जाएंगे और जन्म के बाद भी बीजेपी को समझ में नहीं आएगा कि हिंदुत्व क्या है। भारत का हिंदुत्व हमेशा से लिबरल रहा है। इस तरीके की बयानबाजी से किसी की भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस तरीके की कोशिश कर रही है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन फिर भी फेल होती रहेगी। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके भाजपा की सारी बौखलाहट सामने आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।